let us now revise all the laws of thermodynamics. First law of thermodynamics, ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था. We had a container in which we have gas. We heat the gas. And यहां पे हमारे पास एक थर्मोमीटर है. Amount of heat supplied, डेल्टा Q. कितना हीट हम लोग दे रहे हैं इसको? डेल्टा Q. तो डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. उस हीट के कारण इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. ड्यू टू दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस. डेल्टा U, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. एंड दिस पिस्टन, जो ऊपर पिस्टन है, ये ऐसे ऊपर डिस्प्लेस होगा. तो वर्क डन ऑन द पिस्टन, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, डेल्टा W. तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डेल्टा Q इक्वल्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन. तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिखे थे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. This follows from law of conservation of energy. Energy supplied by the burner is used in increasing the internal energy of the gas. The extra energy is used in the work done on the piston. So delta Q is delta U plus delta W. Here delta Q was amount of heat supplied to the gas. Delta U is change in internal energy of the system. डेल्टा W is work done by the system. सिस्टम मतलब ये जो गैस है हम लोग के इधर, जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. दैट इज इन दिस केस द सिस्टम. सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन. क्या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? हम लोग का फिलहाल कंसिडरेशन में ये बॉटल है. तो दिस इज द सिस्टम इन विच वी हैव गैस. एंड एनीथिंग अदर देन दिस सिस्टम, ये सिस्टम हम लोग का क्या है? Gas in the bottle, this is the system. Anything outside the system, other than this system, consist surroundings. ये system को छोड़ के जो भी कुछ बचा कुचा है, that is called as surroundings. और ये जो boundary है, boundary separating system and surroundings, इसको बोलते हैं boundary. System is the part of universe under consideration. Surrounding is everything other than the system. Boundary is the boundary separating system and the surroundings. तो ये हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? तो साइन कन्वेंशन, हीट गिवन टू द सिस्टम. जैसे मान लो तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा. तो कुछ मिला, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को कुछ मिला तो उसको भी अच्छा लगेगा. तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हम लोग क्या मान लेंगे? पॉजिटिव. उसका उल्टा, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव. जैसे मान लो मेरा गिफ्ट है ये मार्कर, ये किसी ने ले लिया, तो मेरे लिए कैसा होगा? वो नेगेटिव. हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा है? पॉजिटिव. क्या हमें काम करना अच्छा लगता है? क्या मुझे काम करना अच्छा लगता है? क्या आपको काम करना अच्छा लगेगा? यस. वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. काम करेंगे तो हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. तो इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुमसे कोई ना कोई काम जबरदस्ती करवाएगा. तो वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. जैसे वर्क डन ऑन यू बाय योर बॉस. तुम्हारा बॉस तुमसे काम करवा रहा है, तो वो तो नेगेटिव रहेगा कि तुम खुद काम करोगे. वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग नेगेटिव. तुमसे जबरदस्ती काम करवाएगा, दैट इज नेगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव. खुद से काम करेगा, दैट इज गुड. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जैसे मान लो अगर मैंने कुछ ग्लूकॉन डी पिया, या फिर मान लो नींबू शरबत पिया या जूस पिया, उससे मेरा एनर्जी बढ़ गया. तो एनर्जी बढ़ना, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव. फ्रूट जूस पिया, मेरा एनर्जी बढ़ गया, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव. डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव. सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा
पॉजिटिव, सिस्टम का एनर्जी कम होगा नेगेटिव। तो अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज 5 जूल, हीट गिवन टू द सिस्टम इज 5 जूल, तो इस इक्वेशन में हम लोग डेल्टा क्यू कितना लेंगे, +5, क्योंकि टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव लेना है। हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम 3 जूल, तो क्या लेंगे, -3, टेकन आउट है, टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज 3 जूल, तो हम लोग क्या लेंगे W में यहां पे +3। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 3 जूल, तो हम लोग क्या लेंगे, -3, क्योंकि ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 7 जूल, तो डेल्टा यू हम लोग कितना लेंगे, 7। और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है 3 जूल, तो हम लोग डिक्रीज को कैसा लेते हैं, 3, -3, क्योंकि डिक्रीज इज नेगेटिव। तो ऐसा हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अब देखो थोड़ा सा एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग के पास यहां पे डिफरेंस है। फिजिक्स में हम लोग ये जो है, ये सेकंड वाला वर्क डन बाय द सिस्टम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा मानते हैं, नेगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ ये उल्टा हो जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। केमिस्ट्री में ये एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में जो कन्वेंशन है एज इट इज ही है, हीट गिवन हीट टेकन इसका सेम है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी उसका भी सेम है। फर्स्ट और थर्ड साइन कन्वेंशन सेम है, सिर्फ वर्क डन का उल्टा साइन कन्वेंशन है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पॉजिटिव है, फिजिक्स में कैसा है, पॉजिटिव। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा, बाय द सराउंडिंग, पॉजिटिव। केमिस्ट्री में सिर्फ वर्क डन का ऑपोजिट कन्वेंशन। नेक्स्ट वी लुक एट द नेक्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The second law of thermodynamics, efficiency of this engine is always less than 1. Efficiency of the engine is always less than 1. अगर हम लोग एग्जाम्पल लिया था इसका, वही एग्जाम्पल में वापस बता रहा है। एक वड़ा पाव खा के अगर मैं 1 घंटा काम कर सकता हूं, एक वड़ा पाव खा के अगर मैं 1 घंटा काम कर सकता हूं, और तुम एक वड़ा पाव खा के 2 घंटे काम कर सकते हो, तो किसका बॉडी का इंजन ज्यादा एफिशिएंट है, किसका बॉडी का इंजन ज्यादा एफिशिएंट है। एक वड़ा पाव 1 घंटा काम, एक वड़ा पाव 2 घंटा काम। ऑफ कोर्स 2 घंटा जो ज्यादा काम कर पा रहा है उसका बॉडी का एफिशिएंसी ज्यादा है। तो वैसे ही अगर एक कार है, 1 लीटर पेट्रोल से 10 किलोमीटर जाता है और 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर चलता है, तो किस कार का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, सेकंड वाला। 1 लीटर पेट्रोल से वो डबल डिस्टेंस का, तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। तो इसीलिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, सिंबल है ईटा। एफिशिएंसी का सिंबल क्या है, ग्रीक लेटर ईटा, एन जैसे लिखते हैं हम लोग। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, क्योंकि मोर द वर्क डन मोर द एफिशिएंसी। अगर तुम 2 घंटा काम कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारा एफिशिएंसी ज्यादा है बॉडी का। तो वैसे ही एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाइड, ये ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि हीट तो देना पड़ेगा ना कुछ एनर्जी देगा तभी तो काम कर पाएगा। वड़ा पाव खाया उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो फॉर 1 वड़ा पाव हाउ मच इज द वर्क डन, तो हाउ फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। पेट्रोल भी तो हीट देगा, 1 लीटर पेट्रोल से कितना वर्क हुआ, मतलब कितना डिस्टेंस गाड़ी चला। तो एफिशिएंसी का ऐसा फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाइड, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो मैथमेटिकली, W अपॉन Q1 लेस देन 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, W लेस देन Q1। दैट मीन्स जितना हम लोग हीट मिलेगा उससे कम वर्क करेंगे। जितना हीट मिला पूरा का पूरा वर्क नहीं करेंगे। क्या एक वड़ा पाव से जितना हीट मिलेगा पूरा का पूरा वर्क कर दोगे तुम, नहीं, कुछ हीट वेस्ट में जाता है। जैसे गाड़ी का पेट्रोल अगर हम लोग ले, 1 लीटर पेट्रोल जितना हीट देगा, क्या पूरा का पूरा हीट वर्क डन इन मूविंग द कार होगा, नहीं। पीछे से धुआं निकलता है कि नहीं गाड़ी में, तो कुछ हीट वेस्ट हो जाता है। पीछे साइलेंसर से क्या निकलता है, धुआं, तो पीछे से धुआं निकला, उसमें कुछ हीट एनर्जी लॉस हो जाता है। हमेशा ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लॉस में जाएगा। तो इसीलिए जितना हीट सप्लाई किया
उतना वर्क नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो वर्क डन इज ऑलवेज लेस देन द हीट सप्लाई। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा कोई इंजन बन ही नहीं सकता जिसका 100% एफिशिएंसी हो, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस इन एनर्जी होगा ही होगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग हमारा इंजन का एफिशिएंसी, कार का इंजन बना रहे हैं, बाइक का इंजन बना रहे हैं, उसका इंजन का एफिशिएंसी जितना ज्यादा हो सके बनाएंगे, पर कभी भी वो 100% एफिशिएंट नहीं बन पाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर विच इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। No engine can convert all supplied heat into work. That is what I just said. There is one more alternative statement for this second law of thermodynamics. The total entropy. Entropy मतलब क्या? Disorder. Disorder का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं परफ्यूम लिया, मैंने क्या लिया? परफ्यूम, और परफ्यूम स्प्रे किया यहां पे। मान लो यहां पे परफ्यूम स्प्रे किया, तो परफ्यूम स्प्रे करने पे अगर मैं कमरे के इस कोने में परफ्यूम स्प्रे करूं तो क्या पूरे कमरे में उसका हवा फैल जाएगा, उसका सुगंध फैल जाएगा? यस। इस कोने में अगर मैं परफ्यूम स्प्रे करूं तो थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में उसका खुशबू फैल जाएगा। तो दैट मीन्स देयर इज डिसऑर्डर इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल एक जगह पे नहीं रहते परफ्यूम के, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो दिस स्प्रेडिंग आउट, दिस डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम वी राइट इन साइंटिफिक लैंग्वेज एज एंट्रोपी। इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी इज नॉट एज सिंपल एज व्हाट वी आर सेइंग हियर डिसऑर्डर। इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, बट फॉर आवर लेवल, 11th 12th लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस एट दिस लेवल। द टोटल एंट्रोपी डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगा। जैसे कभी ऐसा हो सकता है क्या, रूम में खुशबू आ रहा है, रूम में जो खुशबू है वो मेरे परफ्यूम के बॉटल के अंदर चला जाए। जैसे 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा रहेगा, एक सीन है जिसमें वो कोलगेट से या टूथपेस्ट से पूरा पेस्ट बाहर निकाल के बोलता है आप अंदर डाल के दिखाओ। तो ऐसा हो सकता है क्या कि पेस्ट अपने आप उसमें चला जाए, टूथपेस्ट के अंदर? नहीं। तो परफ्यूम का जो खुशबू है हवा में वो अपने आप बॉटल के अंदर चला जाए? नहीं। ऑलवेज डिसऑर्डर बढ़ता है, डिसऑर्डर घटता नहीं है। तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है। परफ्यूम का खुशबू बॉटल के अंदर नहीं आएगा, बॉटल के अंदर का खुशबू पर बाहर डिसऑर्डर फॉर्म में जाएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देन कमिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एट 0 केल्विन। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0 फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए S इज इक्वल टू 0 एट T इज इक्वल टू 0। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू 0 एट T इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में मत लो। एंट्रोपी S इज इक्वल टू 0 एट टेम्परेचर 0 केल्विन फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंट्रोपी का फॉर्मूला हम लोग को जो याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज change in entropy is change in heat upon temperature, and this temperature should be in Kelvin. डिग्री सेल्सियस में मत लो, अदरवाइज 0 डिग्री सेल्सियस पे तो इनफाइनाइट एंट्रोपी हो जाएगा। हमेशा ये टेम्परेचर कौन सा लेना है? केल्विन यूनिट्स में। तो चेंज इन एंट्रोपी इज चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। एंड फाइनली वी कम टू 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 0th लॉ टेम्परेचर डिफाइन करता है। जैसे अगर मेरा भाई है कोई A, लेट अस से मैं A हूं, एक B है और एक C है, 3 लोग हैं हमारे पास, 3 लोग हैं A B C। मान लो A रेड, B ब्लू और C ब्लैक। अगर ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, ये देखो ये दोनों भाई है और ये दोनों भी भाई है, तो क्या मैं बोल सकता ये दोनों भाई है? यस। अगर मान लो रेड और ब्लू भाई है और ब्लू और ब्लैक भाई है, तो व्हाट आई कैन से इज रेड एंड ब्लैक भी भाई होंगे। तो ये हम लोग का 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर सिस्टम A सिस्टम B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मींस थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर, नो बॉडी। ये देखो अगर मान लो मैं अपने दूसरे हाथ को टच करूं तो क्या हीट पास होगा एक हाथ से दूसरे हाथ में? नहीं।
जितना हीट इस हाथ से उस हाथ में जाएगा उतना ही हीट उस हाथ से इस हाथ में आएगा, ओवरऑल कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है, दोनों हाथ का टेम्परेचर सेम है। तो दोनों हाथ का टेम्परेचर सेम होने की वजह से नो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। बट ऐसा हो गया, मान लो अगर मेरा एक दोस्त है, उसको बुखार आ रहा है और बुखार आ रहा है और उसका मैंने हाथ पकड़ लिया, तो उसका हीट मेरे शरीर में आना चालू हो जाएगा, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन यहां पे हम लोग को क्या बोला है? इक्विलिब्रियम। ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब टेम्परेचर सेम है, नो हीट इज फ्लोइंग, नेट हीट फ्लो नहीं हो रहा है, नेट फ्लो ऑफ हीट नहीं है। जितना हीट ए से बी में जा रहा है उतना हीट बी से ए में जा रहा है, तो दे आर बोथ एट सेम टेम्परेचर। तो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ए और सी का भी तो टेम्परेचर सेम होगा। इफ TA is equal to TB and TB is equal to TC, then TA is equal to TC. This is the very common sense based law, zeroth law of thermodynamics. This is used to define temperature and this was discovered at last. ये स्टेटमेंट लास्ट में बनाया, इसीलिए हम लोग ने इसको जीरोथ लॉ बता दिया। जीरोथ लॉ क्यों बताया? क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ बना लिया, सेकंड लॉ बना लिया, थर्ड लॉ बना दिया। फर्स्ट लॉ में हम लोग ने टेम्परेचर यूज किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हम लोग टेम्परेचर से मापते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर यूज कर चुके, तो हम लोग को टेम्परेचर पहले डिफाइन करना चाहिए था। इसीलिए फर्स्ट लॉ से पहले कौन सा लॉ हो सकता है? तो जीरोथ लॉ, इसीलिए बाद में बनाया, लेकिन इसका नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सीधा भाई भाई जैसा सिंपल सा बात है, पर ऐसा मत सोचो ये तो कॉमन सेंस है, मतलब कोई भी बता सकता था बराबर है, पर हर बार ये कॉमन सेंस पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं मान लो, अगर हम लोग और एक एग्जांपल ले, ये रेड और ब्लू दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और ब्लू और रेड और ब्लैक भी दोस्त हैं, ब्लू और रेड दोस्त है और ब्लू और ब्लैक दोस्त है, तो कैन आई से ब्लू और ब्लैक दोस्त होंगे? लेट अस से रेड एंड ब्लू दोस्त है, ब्लू एंड ब्लैक दोस्त है, तो कैन आई से रेड एंड ब्लैक भी दोस्त होंगे? नो, दोस्ती में ऐसा नहीं होता है। दोस्ती में हम लोग ऐसा हो सकता है कि मैं एक का दोस्त हूं और दूसरे का दूसरा दोस्त है, तो मैं और वो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हो, तो ऐसा एकदम भी ऑब्वियस लॉ नहीं है। तो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। These are the laws of thermodynamics which we should remember. So after this, what we have more is the concept of system, which I already told you. System मतलब क्या होता है? System is the part of universe under consideration. जैसे हम लोग ने अभी सिस्टम क्या लिया था, वो बॉटल और उसमें गैस है, तो दैट इज सिस्टम। हम लोग के केस में वो सिस्टम। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन एंड सराउंडिंग इज एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है? सराउंडिंग्स। जैसे हमारे केस में सराउंडिंग क्या हुआ, ये घर हो गया, घर के बाहर सब कुछ है, वो सब भी कुछ सराउंडिंग है। पूरा यूनिवर्स, वो बॉटल को छोड़ दो तो सब पूरा यूनिवर्स जो है वो क्या है? सराउंडिंग। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री में, साइंस में ऐसे ये डेफिनेशन करते हैं। सिस्टम इज व्हाट? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। सिस्टम इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन, जो हम लोग कंसिडरेशन करें। एंड सराउंडिंग इज व्हाट? सराउंडिंग इज एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। सराउंडिंग यूनिवर्स का हर एक चीज है एक्सेप्ट सिस्टम, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। एंड बाउंड्री क्या है? बाउंड्री इज द, वो जो बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। उसके बाद सिस्टम का टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो पहला सिस्टम लेते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। इसमें क्या होगा? बोथ मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी क्या होगा? मैटर एंड एनर्जी बोथ आर, मतलब एक तरह से दोनों बाहर आ सकते हैं। मैटर भी बाहर आ सकता है, एनर्जी भी बाहर आ सकता है। जैसे एग्जांपल अगर मैंने लिया, ये बॉटल लिया और इस बॉटल का ढक्कन खोल दिया और फिर इसको गर्म करना चालू किया। मान लो इसको गर्म करना चालू किया, मान लो ये मेटल का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? मेटल। तो क्या हीट एनर्जी, जो अंदर का हीट एनर्जी है, वो बाहर आएगा? थोड़ी देर गर्म हो गया, उबलने लग गया मान लो,
तो क्या अंदर का हीट एनर्जी बाहर आएगा? यस, स्टीम के फॉर्म में बाहर आएगा। तो मैटर मतलब पानी अंदर का है, वो स्टीम बन के बाहर आ रहा है। जो अंदर का मैटर है, मैटर मतलब मास इज कमिंग आउट ऑफ दिस सिस्टम। तो दैट मीन्स मैटर बाहर आ सकता है। मैटर कैन बी एक्सचेंज। मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं विद द सराउंडिंग्स। दूसरा, एक तो एनर्जी भी आ रहा है, हीट एनर्जी। जो अगर मान लो बहुत देर तक मैंने गर्म किया तो थोड़ी देर बाद इधर हम लोग को गर्म होने लगेगा, गर्मी जैसा लगेगा, क्योंकि क्या ये पानी उबल रहा है तो बहुत गर्म होगा। तो एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी है पानी के अंदर, वो भी हमारे ऊपर आना चालू हो जाएगा, मतलब सराउंडिंग के साथ शेयर होना चालू हो जाएगा। तो बोथ मैटर एंड एनर्जी आर एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग में मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर सकते हैं। Then second system which we have is closed system. Closed मतलब क्या? बंद सिस्टम। ये ढक्कन को मैंने बंद कर दिया, ढक्कन को क्या किया? बंद किया। अब इसको गर्म करना चालू किया। मान लो ये मेटल का बना हुआ है और मैंने इसको गर्म करना चालू किया, तो क्या अंदर का पानी बाहर आ पाएगा? ये बंद है, ढक्कन को मैंने क्लोज कर दिया है। क्लोज्ड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या अंदर का पानी बाहर आएगा स्टीम बन के? नहीं। तो मैटर कैनॉट बी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। देखो एनर्जी एक्सचेंज क्यों होगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद मान लो ये बहुत गर्म हो गया, ये बहुत गर्म हो गया, गर्म कर रहा है, मैं उबाल रहा है, गैस पे रखा है, क्या थोड़ी देर बाद मुझे भी गर्म महसूस होगा? यस, क्योंकि ये बहुत गर्म हो गया। अब हीट रेडिएशन के थ्रू भी बाहर आएगा, एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी रेडिएट होगा, मतलब एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। तो दिस इज अ क्लोज सिस्टम। ढक्कन क्लोज्ड है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज। अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा, अंदर का स्टीम बाहर नहीं आएगा। मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। यहां पे पहले ओपन सिस्टम में क्या था? बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। एंड फाइनली वी हैव थर्ड वन व्हिच इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? नाइदर मास या मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज ऑकर्स। मैटर भी नहीं एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज होगा। तो ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है अगर इसको मैं ऐसा थर्मोस फ्लास्क जैसा बना दूं। थर्मोस फ्लास्क पता है? थर्मोस फ्लास्क में अगर मैं चाय रख देता हूं या दूध रख देता हूं, मान लो मैंने सुबह चाय गर्म किया था, दोपहर में अगर मैं थर्मोस फ्लास्क खोल के वो चाय पिएगा तो क्या वो गर्म रहेगा? यस, थर्मोस फ्लास्क में सुबह का गर्म किया हुआ दूध, गर्म किया हुआ पानी, गर्म किया हुआ चाय दोपहर को भी गर्म रहेगा, क्योंकि उसमें से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। थर्मोस फ्लास्क के अंदर का एनर्जी बाहर नहीं आएगा, एनर्जी भी बाहर नहीं आएगा और अंदर का चाय ऑफ कोर्स बाहर नहीं आएगा, मास भी बाहर नहीं आएगा, एनर्जी भी बाहर नहीं आएगा। सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। So there are three kinds of system. Open system, both mass and energy can be exchanged. Closed system, only mass cannot be exchanged, only energy can be exchanged. Isolated systems, neither matter nor energy can be exchanged. Thermos flasks. So these are the three kinds of system that we have. After this, let us start with the CP, CV and gamma. अब ये CP, CV, gamma थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं? CP, molar specific heat at constant pressure. CV, molar specific heat at constant volume. Gamma, adiabatic constant. तो इन तीनों का हम लोग वैल्यू निकालते हैं. Let me write the topic CP, CV and gamma for monoatomic, diatomic and triatomic gases. Monoatomic, diatomic and triatomic molecules. Molecules बोलो, atom बोलो, monoatomic का तो atom होगा, gases बोल देते हैं. Let us say we call this gases. Let us start. देखो, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला है NC डेल्टा टी. डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? NC डेल्टा टी, वेर कैपिटल C इज मोलर स्पेसिफिक हीट. कैपिटल CP ये क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट ही था एट कांस्टेंट प्रेशर. तो इससे हम लोग का मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा?
डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होगा। अब इसके अलावा हम लोग ने और एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा यू का, किसका? डेल्टा यू, एनसीवी डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला था? एनसीवी डेल्टा टी, ये भी हम लोग ने पढ़ा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। तो सीवी को लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। देखो मैथमेटिकली बराबर है कि नहीं? इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो देयरफॉर सीवी का वैल्यू क्या होगा? सीवी का वैल्यू होगा डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। दिस फॉर्मूला इज द बेसिस ऑफ दिस सीवी वैल्यूज, ये सीवी देगा। अब सीवी आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। अगर सीवी आ जाएगा तो हम लोग सीपी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय मेयर्स रिलेशन, ये मेयर्स रिलेशन था, सीपी सीवी प्लस आर। तो ये भी आ जाएगा हम लोग को सीपी। फाइनली गामा कैसे आएगा? गामा इज सीपी अपॉन सीवी, एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा क्या है? सीपी अपॉन सीवी। तो सीपी आ गया, सीवी आ गया, डिवाइड कर लेंगे, गामा भी आ जाएगा। कितना सिंपल ही करना है हम लोग को। दिस सिंपल थिंग वी हैव टू स्टार्ट। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। हम लोग मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए चालू करते हैं। तो हम लोग का इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अगर तुम्हें याद होगा तो दिस वाज 3/2 एनआरटी मोनो एटॉमिक के लिए। कितना था? मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 एनआरटी। डायटॉमिक के लिए कितना था? 5/2 एनआरटी। ट्राइएटॉमिक के लिए 6/2 एनआरटी। अगर लीनियर या नॉन लीनियर पे डिपेंड है, 6/2 एनआरटी। नॉन लीनियर के लिए 7/2 एनआरटी। लीनियर के लिए इन जनरल ये फॉर्मूला क्या था? F/2 एनआरटी। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और F मोनो कितना है? 3। F डाई कितना है? 5। और F ट्राई कितना है? 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो 6 और 7 लिख दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा? F/2 एन आर डेल्टा टी बराबर की F इज ए कांस्टेंट, N इज ए कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट। सिर्फ वेरिएबल क्या है? डेल्टा टी। तो वही वेरिएबल का ही तो चेंज होगा। तो इसीलिए डेल्टा टी हम लोग ने डेल्टा एफ नहीं लिखा, वो तो कांस्टेंट है। डेल्टा एन नहीं लिखा, वो तो कांस्टेंट है। फॉर अ पर्टिकुलर गैस, मान लो अगर मैंने एक बॉटल में गैस ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स इज अ कांस्टेंट। तो एन भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ चेंज किसका होगा? टेम्परेचर का। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो बस आ गया हम लोग का फॉर्मूला, किसका? सीवी का। तो सीवी कितना आएगा? देखो डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो यहां से हम लोग करते हैं डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी कितना आएगा? देखो F/2 कितना आएगा? F/2 है कि नहीं? फ्रॉम दिस इफ यू डू सिंपल मैथमेटिक्स रीअरेंजमेंट, एन डेल्टा टी को नीचे लेके जाओ, वी गेट F/2। तो सीवी का वैल्यू, जनरल वैल्यू क्या आया? F/2। अगर F को मोनो एटॉमिक के लिए लेना है तो 3 लेंगे, डायटॉमिक के लिए लेना है तो 5 लेंगे, ऐसे। तो सीपी का वैल्यू क्या आएगा? सीवी प्लस आर, मेयर्स रिलेशन। तो सीवी कितना है? F/2 प्लस आर, विच बिकम्स सीपी इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू आर। ऐसा फॉर्मूला बनता है, ये सीपी का फॉर्मूला। फाइनली गामा का फॉर्मूला क्या आएगा? सीपी अपॉन सीवी। सीपी कितना है? F/2 प्लस 1। बाद में निकालते हैं, लास्ट में निकालते हैं हम लोग गामा। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, मोनो, डाई एंड ट्राई। तो केस 1 मैंने लिया। केस 1 क्या है? मोनो एटॉमिक। कौन सा? मोनो एटॉमिक। तो सीवी का वैल्यू कितना आएगा? सीवी मोनो एटॉमिक के लिए 3R/2। और सीपी का वैल्यू कितना आएगा? F/2 मतलब 3/2 प्लस 1 इंटू आर। मोनो के लिए एफ का वैल्यू कितना लिया? देखो केस 1 मोनो के लिए लिया ना हम लोग। मोनो एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू कितना है? 3। उससे हम लोग को ये वैल्यू है। तो दिस विल कम आउट टू बी 5R/2। ये किसके लिए आया? पूरा मोनो एटॉमिक के लिए। अब गामा का वैल्यू क्या आएगा? सीपी बाय सीवी। सीपी कितना है? 5R/2 अपॉन सीवी कितना है?
3r/2, तो दिस इज 5/3। मोनोएटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना आएगा 5/3, 5/3। तो गामा का वैल्यू आ गया, सीपी का वैल्यू भी आ गया और सीवी का वैल्यू भी आ गया। तो वी हैव फाउंड सीपी, सीवी एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक। केस टू में हमारे पास क्या है डायटोमिक। एफ का वैल्यू कितना है 2, सॉरी डायटोमिक के लिए एफ का वैल्यू कितना है 5। तो सीवी कितना आएगा FR/2 मतलब 5R/2 और सीपी कितना हो जाएगा 5/2 + 1 × R विच इज 7R/2। और गामा कितना आएगा CP/CV, तो CP/CV करेंगे तो कितना आएगा CP/CV which is 7R/2 upon 5R/2 which is 7/5। 7/5 मतलब 1/1.4, बट फिलहाल हम लोग 7/5 लिख देते। तो ये गामा का वैल्यू आ गया किसके लिए डायटोमिक, ये किसके लिए था मोनोएटॉमिक। फाइनली केस थ्री हम लोग कौन सा लेंगे ट्राइएटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक के लिए देखो लीनियर है तो F लेंगे, लीनियर के लिए F कितना है 7 और वरना नॉन लीनियर है तो 6। और वैसे करके वी कैन डू द सेम कैलकुलेशन एंड विल गेट द आंसर। तो देखो सीवी का वैल्यू हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, सीपी का वैल्यू और गामा का वैल्यू किसके लिए मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। तो सीवी का वैल्यू कितना आएगा 3R/2 और सीपी का वैल्यू 5R/2 और 5/3 मतलब कितना आएगा 5/3 करो 1.67 कितना आएगा ये 1.67। ये हम लोग ने कैलकुलेट किया 5/3 कम्स आउट टू बी 1.67। डायटोमिक के लिए कितना आएगा ये 5R/2 और ये कितना आएगा 7R/2 और 7/5 दिस कम्स आउट टू बी 1.4 ऐसे। तो दिस इज अवर फाइनल टेबल विच वी कैन मेक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम लोग को वैल्यू क्या याद रखना है गामा का वैल्यू याद रखना है एडियाबैटिक कांस्टेंट। मोनोएटॉमिक के लिए 1.67, डायटोमिक के लिए 1.4 और ट्राइएटॉमिक के लिए तुम होमवर्क में कर सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 1.29। ट्राइएटॉमिक के लिए लीनियर और नॉन लीनियर दो के सॉल्व करो एंड दिस विल बी क्लोज टू 1.3 डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज लीनियर ज्योमेट्री और नॉन लीनियर ज्योमेट्री। So this is how we find the CP and CV values. Let me revise once again the idea. Delta U is NCV delta T. इससे हम लोग को